हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अविनाश मैथ्स एकेडमी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास टेंथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एमपी बोर्ड 2022-23। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यही है इसमें। और दूसरी बात ये है इसमें कि जो मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाला हूँ, अगर उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना आए तो कहना। ठीक है, अगर आपको मैं एक डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाला हुआ है, जो मैंने अभी डाला हुआ है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। अगर आपको 10th का हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम का ऑल स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप कोर्स पूरा खरीद सकते हो, बाई कर सकते हो मात्र 100 रुपये में। ठीक है, इसकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दी गई है और अभी मैंने जो लेटेस्ट वीडियो डाले हैं उनमें भी आप देख सकते हो, चाहे वो हिंदी मीडियम की हो चाहे इंग्लिश मीडियम की हो। ये ओटी का सेशन स्टार्ट हो गया है, तो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगातार आते रहेंगे हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में। ओके बच्चों, तो सबसे पहले वीडियो को वेस्ट ना करते हुए अगर आपको सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए आपको? पीडीएफ। ठीक है, नहीं तो आप वीडियो से भी नोट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया अच्छे से। और दूसरी बात, 10th का भी है और 12th का भी है। ठीक है, दोनों मीडियम के हैं, दोनों क्लासेस के हैं। और कोई बाकी जानकारी चाहिए आपको तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है रियल नंबर। हिंदी मीडियम के भी डाले जाएंगे बच्चों, टेंशन ना लीजिए, हिंदी मीडियम की आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। चलिए तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर, जिसमें से 2 ओटी आने वाली हैं। ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अब एक बात और सुन लीजिए अच्छे से, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं आपको, इसके आंसर भी टिक किए हुए रखे हैं। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं तो मैंने एक टैब दे दिया कि HCF। अच्छा, मैथ्स के नोट्स भी दिए जाएंगे आपको उसमें से, जिसमें से चैप्टर वाइज क्या होगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, थ्योरम, सब कुछ लिखा होगा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में। ओके बच्चों, चलिए तो बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन है HCF ऑफ 96 एंड 404। तो आंसर इसका कितना आएगा? 4। तो इनमें से कौन सा रेशनल नंबर नहीं है? कौन सा रेशनल नंबर है? -2/3। इसी प्रकार एनी नंबर P&Q को प्राइम नंबर इंटीजर्स Q नॉट इक्वल टू 0, तो कौन से नंबर होते हैं? रेशनल नंबर। LCM ऑफ 6 एंड 20 कितना होता है? 20 होता है। ये इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। और नंबर 6, ये A दिया है और ये B दिया है, तो X और Y को प्राइम नंबर्स हैं। तो HCF क्या होगा इसका? HCF में क्या लेते हैं? छोटी पावर। HCF में क्या लेते हैं बच्चों? छोटी पावर लेते हैं कॉमन की। ठीक है, और LCM ये होगा अगर पूछा जाता है तो। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 32। LCM कितना है? 8। तो LCM का प्रोडक्ट में डिवाइड दोगे तो HCF आएगा, और HCF का प्रोडक्ट में डिवाइड दोगे तो LCM आएगा। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच को प्राइम फैक्टर इज द नंबर इज कॉल्ड HCF। ठीक है, तो HCF निकालना है 8, 9 और 25 का, तो कितना होता है बच्चों? 1। क्यों? क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। पाई कैसा नंबर होता है बच्चों? इरेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर बोथ आर क्या कहलाते हैं? रियल नंबर। इन दोनों को क्या कहते हैं मिलाकर? रियल नंबर। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 98 क्या होते हैं? ये होंगे आपको, जैसा कि जानते हो। प्रोडक्ट ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होता है बच्चों? इरेशनल नंबर होता है, एक्सेप्ट 0। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको हिंट दे रखी है, आप अच्छे से इसको पढ़ लो। मतलब रेशनल नंबर का रेशनल नंबर के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी करोगे आप तो क्या आएगा बच्चों? रेशनल नंबर आएगा। रेशनल का इरेशनल से करेंगे तो क्या आएगा? इरेशनल आएगा, एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़कर। क्योंकि 0 का इंटू किसी से भी करो कितना आएगा? 0 ही आएगा, किसी भी नंबर से करो। ठीक है, इरेशनल का इरेशनल करेंगे तो क्या आएगा? रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। उसी प्रकार एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आते हैं? तो यस, आंसर आते हैं। तो ऐसे आपसे ओटी पूछी जा सकती है, इसलिए मैं इसका एक हिंट दे दिया आपको, एक लॉजिक दे दिया है। कैसे? अगर आपसे ऊपर से नीचे कुछ भी पूछा जाता है तो आपको ट्रू आंसर देना है, नीचे से ऊपर पूछा जाता है तो आपको फॉल्स आंसर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछा एवरी इंटीजर्स नंबर इज ए होल नंबर, तो आपका आंसर होना चाहिए फॉल्स, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ पूछा जा रहा है। इज दैट क्लियर? प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व द नंबर्स इज कॉल्ड LCM। ये डेफिनेशन है LCM की। इसके बाद पॉलिनोमियल्स
इसमें से एक ओटी आने वाली है, तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जीरोस के ऊपर पूछा जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो आपसे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो किसके इक्वल होता है, जितनी इसकी डिग्री होती है। हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए होता है। उसी प्रकार हम बात करें अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला सी अपॉन ए होता है। ठीक है, इसके जीरोस क्या लिखने हैं आपको, जब भी एक्स स्क्वायर माइनस 3 आए या 15 आए या तो क्या करना है आपको, इस पर रूट लगा देना है और आगे क्या लिख देना है, प्लस माइनस, तो आंसर हो जाता है। ठीक है, तो सम ऑफ इट्स रूट्स निकाल के देखेंगे तो इसका आंसर आएगा बी। तो बी के सम ऑफ रूट्स का आंसर कितना होता है बच्चों, 3। उसी प्रकार जब भी आपको नंबर ऑफ पॉलिनोमियल दिए जाए -2 और 5, तो इसके नंबर ऑफ पॉलिनोमियल पूछा जाएगा आपसे, तो कितना आंसर दोगे आप, मोर देन 3। ठीक है, हमें मोर देन 3 का मतलब या इनफाइनाइट, मतलब 1-2 नहीं बनते पॉलिनोमियल, बहुत सारे बन जाते हैं। ठीक है, कुछ हिंट आपको ये दी गई है, यही चैप्टर 4 में काम आने वाली है, बस ध्यान से समझते जाना। क्यूबिक पॉलिनोमियल के जूल्स कितने होते हैं, 3, क्वाड्रेटिक के 2 होते हैं, लीनियर का 1 होता है। डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट की कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, √2 की भी कितनी होती है, 0 होती है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12, कितना आंसर आता है, माइनस बी अपॉन ए के फॉर्मूले से -1/1, तो -1 आंसर आएगा या -12 आंसर आएगा। सम ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। 1 और 4 जीरोस इसके हैं कि नहीं, चेक करोगे तो नहीं आएंगे। ठीक है, तो ऐसे ये ओटी दी गई है। चैप्टर नंबर 3 में भी एक ओटी आने वाली है, इस टेबल को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, आपका काम हो जाएगा लगभग। ये टेबल क्या कहती है, अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है, तो अगर आपसे सॉल्यूशन के बारे में पूछा जाता है तो आप आंसर दोगे, क्या दोगे आंसर, बात बताओ बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन दोगे। ठीक है, अगर ये कंडीशन आती है तो नो सॉल्यूशन दोगे, अगर ये कंडीशन आती है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अगर आपको कंसिस्टेंसी पूछी जाए तो कंसिस्टेंट कब आता है, जब सॉल्यूशन होता है। ठीक है ना, और इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब नो सॉल्यूशन होता है। बात समझ में आई। और सॉल्यूशन होगा तो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी या कोइंसिडेंस लाइन होंगी, अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो पैरेलल लाइन होंगी। ओके, इसके बाद x + y = 5 दिया है, x = 1 दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो x की जगह 1 रखोगे तो y कितना आएगा, 4। तो ऐसे कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए विथ सॉल्यूशन। आप चाहो तो इनको नोट कर सकते हो या फिर इनको सॉल्व भी कर सकते हो। ओके, क्योंकि सॉल्व कराने में हर चैप्टर के में बहुत टाइम लगेगा बच्चों, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा आपको क्वेश्चन दे दिए हैं और आंसर दे दिए हैं, तो इनको आप थोड़ा सा मैनेज करेंगे। चैप्टर 4 पर आओ, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या लिखनी है आपको, ax² + bx + c = 0, और साथ में आपको ये भी लिखना होगा a not equal to 0। ठीक है, तो b² - 4ac को क्या कहते हैं बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। जैसा कि आप जानते हो ये कंडीशन लिखी हुई है तीनों रूट्स की, अगर d पॉजिटिव आता है तो रूट्स रियल एंड डिफरेंट होंगे, अगर इक्वल टू 0 आता है तो रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे, नेगेटिव आता है तो नॉट रियल होंगे या फिर इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है, ये आपको सॉल्व करके देख लेना है। अगर इसमें x² वाला टर्म आता है तो हम कह देंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आती है। इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट पूछेंगे आपसे इसका, तो क्या आएगा, 0 आएगा। ये एग्जाम्पल नंबर 18 है, एक बार आप चेक कर लेना बुक में, चैप्टर नंबर 4 में। तो px इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो px = 0 क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब जब इक्वल टू, देखो px सिर्फ क्या होता है, पॉलिनोमियल, अगर इक्वल टू 0 लगा दिया तो क्या बन गया, इक्वेशन। आया समझ में। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये आपसे 1 वर्ड में पूछा जा सकता है। इसके जब रूट्स निकालोगे तो क्या आएंगे, इमेजिनरी। b² - 4ac की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, नेगेटिव आएगी, b² - 4ac की वैल्यू। तो लीनियर का पॉलिनोमियल का ये दिया गया है स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये इस टाइप का होता है, क्यूबिक इस टाइप का होता है। ठीक है, एक भी ओटी नहीं छूटेगी, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ, इसमें से एक सिंगल ओटी भी नहीं छूटेगी इससे और नोट्स मिलाकर। इसके बाद बात करते हैं जनरल फॉर्म पूछा जाता है आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, ये पूरा लिखना है जैसे मैंने लिखा है इस प्रकार से ही। ठीक है, nth टर्म का फॉर्मूला पूछा जा सकता है, 3 ओटी आएंगी बच्चों, तो अच्छे से इनको कर लेना। 4AP, अब AP में एक आपको AP दी जाएगी। ठीक है, सुनना अच्छे से बात, AP दी जाएगी आपसे, इसमें A की वैल्यू पूछ सकते हैं, D की वैल्यू पूछ सकते हैं, कोई टर्म पूछ सकते हैं, 10वां टर्म निकालो, 15वां टर्म निकालो, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों, -5। तो व्हाट इज द 10th टर्म ऑफ दिस AP, तो 10th टर्म कैसे निकालोगे, A + 9D करके। तो A की वैल्यू 10 है, प्लस 9 × D की वैल्यू बच्चों -3, तो 9 × 27 में से 10 गए तो -3
17। आई बात समझ में ना। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का क्या है 6, और बढ़ रही है एपी कितनी बढ़ रही है 3, तो कॉमन डिफरेंस हो गया 3। कॉमन डिफरेंस ऑफ एनी एपी विल बी, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब अच्छी सी क्लियरली बात सुन लो यहाँ से, एन को छोड़कर, एन हमेशा क्या रहेगा बच्चों नेचुरल नंबर रहेगा। क्या रहेगा बच्चों नेचुरल नंबर रहेगा। एन को छोड़कर ए एन ए और डी, ए एन ए और डी, क्या कहा मैंने ए एन ए और डी, इन तीनों की वैल्यू कैसी भी हो सकती है, प्लस की, माइनस की और जीरो भी हो सकता है। ठीक है ना, कैसी भी नंबर हो सकता है। अब बात करते हैं ए टर्म्स ऑफ एपी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो फॉल्स, जरूरी नहीं है, इंक्रीजिंग भी हो सकती है और डिक्रीजिंग भी हो सकती है। इफ एपी में डी दिया जाएगा, आपको एन दिया है, ए एन दिया है, तो आपसे ए पूछ सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है, मैं लगा देता हूँ फटाफट, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपको सोल्यूशन दिखाओ, देखो ये सोल्यूशन लिखा हुआ है, मैंने तो हल्का सा सोल्यूशन लिख दिया है, आप देख सकते हैं। तो विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, तो 0 निकालने का कौन सा टर्म आएगा 10th। आप 3 कम करते हैं ना, तो 10वें नंबर पे 0 आ जाएगा। ये आपका सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है, और आपसे फॉर्मूले भी पूछे जा सकते हैं। फॉर्मूले आपको याद करनी है, वो मैंने लिख के इसमें नहीं दी हैं, तो फॉर्मूला के लिए आपको अलग से सीट मिल जाएगी। तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकालना होता है, इन दोनों को जोड़कर 2 + 26/2, तो कितना आंसर आएगा बच्चों 14 आंसर आएगा। ये तरीका होता है। चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल, इसमें से 3 ओटी आने वाली है, तो अच्छे से पढ़ लेना। तो ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे होती है सिमिलर, ऑल स्क्वायर एंड सर्कल क्या होती हैं सिमिलर होती हैं। मतलब सिमिलर 3 ही होते हैं शेप, सुनो पहले अच्छे से, 3 ही शेप सिमिलर होते हैं। कौन कौन से, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल। आई बात समझ में ना। चलो द साइड ऑफ द दी गई हैं, तो उसमें से पूछा विच ऑफ इज नॉट राइट एंगल ट्रायंगल। तो मतलब अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाता है, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल की होती हैं। तो यानी कि इसमें जो बड़ी साइड है, जैसे 25, 11, इसकी 13, इसकी 5, इनका स्क्वायर करें तो बाकी साइड के स्क्वायर के प्लस के इक्वल आ गई, तो साइड है, नहीं तो नहीं है। उसी प्रकार ये आपसे पूछा जाएगा, तो इसका आंसर कितना होगा बच्चों 90 डिग्री। ये एग्जाम्पल में दिया है। पाइथागोरस आपसे पूछी जा सकती है 1 वर्ड में। राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज कैसी होती है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, इंपॉर्टेंट होती है ये वाली खास तौर पर। और कॉन्ग्रेंट पॉलीगॉन्स आर कैसे होते हैं सिमिलर होते हैं। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल कैसा होता है डिफरेंट। ठीक है ना। सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, उनका क्या शेप, क्या चीज़ सेम होगी, शेप सिर्फ, एरिया अलग अलग होगा। उसी प्रकार द 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। ठीक है। अगर साइड ऑफ 2 ट्रायंगल का रेशियो दिया है 4 और 9, तो इनका एरिया का साइज कितना होगा, स्क्वायर के इक्वल होता है। तो 4 का स्क्वायर 16, 9 का 81, तो ये ओटी द्वारा रिपीट होगी उसकी तरह। इसके बाद आपको थ्योरम 6.1, 6.3, 6.6, 6.8 रटनी है, याद करनी है। 1 वर्ड में या 2 नंबर में पूछी जा सकती है, और ये सिमिलरिटी याद करनी है आपको। ओके बच्चों, चलिए तो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7। तो ये आपको कॉन्ग्रेंट ध्यान रखनी है, जैसे कि आपको पता है ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इसमें प्लस प्लस होते हैं, इसमें माइनस प्लस होता है, और इसमें आपको पता है क्या होता है माइनस माइनस होता है, इसमें प्लस और माइनस होता है। इसमें दोनों क्या होते हैं बच्चों प्लस प्लस, इसमें तो पहला माइनस का होता है और दूसरा प्लस का होता है, ये आपको याद करना है। और आगे बात कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑरिजिन क्या होती हैं बच्चों 0 0 होती हैं। सुनो, कोई भी पॉइंट x, y टाइप का होता है, x एक्सिस पर x, 0 टाइप का होता है, ऑरिजिन 0 0 होता है, और y एक्सिस पर 0, y टाइप के पॉइंट होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से, इसलिए ओटी समझते जाइए। डिस्टेंस फॉर्मूला पूछा जा सकता है आपको, तो 10 आंसर आएगा। अब किसी भी कोऑर्डिनेट का y कोऑर्डिनेट अगर 0 होता है तो x एक्सिस पर होगा, अगर x कोऑर्डिनेट 0 होता है तो y एक्सिस पर होगा। अब द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस इज कॉल्ड x कोऑर्डिनेट, मतलब y एक्सिस से डिस्टेंस होती है x वाला, और x एक्सिस से डिस्टेंस होती है y कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको देके बताता हूं तब आपको समझ में आएगा। तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस टू द पॉइंट,
तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछ जाएगी तो वाई वाला आंसर लिख देना आपको, जैसे कि 3। अगर ये वाई एक्सिस से पूछी जाती है तो कितना आंसर होता है बच्चों? 2। इसका मतलब ये है। तो एक्स और वाई का इंटरसेक्शन क्या होता है? ओरिजिन कहलाता है। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? पहला पहला जोड़कर अपन 7 + 6/2 13/2 -2 -3 -5/2। ठीक है, तो ऐसे इसका आंसर दिया, यही आंसर वही दिया गया है और आपको नीचे हिंट दी गई है, ये आप देख सकते हो, इनको पढ़ सकते हो अच्छे से। ओके, ये वाली एनी पॉइंट इज द फॉर्म वाई एक्सिस, ये वाला टाइप का होता है। ये आपको इससे कुछ हिंट दी गई हैं, आप इनको अच्छे से रीड करो। ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, इनमें आंसर दी गए हैं, फॉर्मूले आपको याद करने हैं। आप चाहो तो मैचिंग के स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर लिखे हुए हैं, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक ओटी ये है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। फॉर्मूले याद होने चाहिए, बाकी सब मैंने आंसर लिख दिए। मतलब फर्स्ट का आंसर ये वाला होगा, सेकंड का ऊपर वाला होगा, थर्ड क्या है? पाइथागोरस, इसके बाद नंबर 4 ये वाला है और फिर ये वाले, ऐसे करते जाएंगे, आप याद करते जाएंगे। चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना, क्या नाम है इसका? ट्रिग्नोमेट्री। तो हाइट ऑफ द ट्री ऑफ इट्स शैडो आर इक्वल देन इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होता है? 45। मतलब ये होता है कि एक ट्री है और इसकी शैडो, मतलब परपेंडिकुलर और बेस तभी इक्वल होते हैं जब एंगल होता है बच्चों 45 डिग्री का। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद और भी क्वेश्चन है, ये आपको दिया गया है और ये आपको नहीं करना है, ये थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है आपको अगर। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट। एंगल ऑफ डिप्रेशन इज ऑलवेज ऑब्ट्यूज एंगल, तो फॉल्स। एलिवेशन ऑलवेज एक्यूट एंगल, हाँ, मतलब जो एंगल ऑफ एलिवेशन होते हैं और ऑब्ट्यूज एंगल जो होते हैं, सॉरी बच्चों, एलिवेशन जो होते हैं और डिप्रेशन जो एंगल होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं बच्चों? एक्यूट। ये ध्यान रखना आपको। ओके, तो राइट द डेफिनेशन ऑफ लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन, ये तीनों की आपको डेफिनेशंस याद करनी है। हॉरिजॉन्टल लाइन इज विच पासिस थ्रू अवर आई पैरेलल टू ग्राउंड, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन की डेफिनेशन है जो मैंने ट्रू और फॉल्स में दे दी है। ठीक है, इसके बाद इसका ये आंसर लिखा हुआ है जो ऊपर का सॉल्यूशन दिया है वो। चलिए, इसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 10। तो चैप्टर नंबर 10 में जो ओटी दी गई है उनको आप कर सकते हो। ठीक है, ये कैसा होता है ये आपको पढ़ना चाहिए। ये अगर ऐसा होता है, देखो मैं आपको बताऊं, इन एंगल दोनों का सम होता है 180 डिग्री। तो ये दिया है आपको कितना बच्चों? 80 डिग्री। तो ये पूरा कितने का होगा? 100। लेकिन आपसे क्या पूछा है? ये वाला एंगल सिर्फ आधा, तो कितने का हो जाएगा? 50 डिग्री का। हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, तो मैं टेंजेंट्स के बारे में बता देता हूँ। सर्कल की आपको टेंजेंट पूछी है तो आंसर आपको देना है इनफाइनाइट। अगर आपसे पूछा है सर्कल के एक पॉइंट पर कितनी खींची जा सकती हैं, तो बच्चों सिर्फ एक। अगर आपसे ये पूछा है सर्कल के बाहर पॉइंट से कितनी खींच सकती है, तो 2। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे ले लीजिए, फिर दोबारा सुन लीजिए। ठीक है, अगर बाहर पॉइंट से पूछी जाएगी तो कितनी खींच सकते हैं? 2, और दोनों की लेंथ क्या होती है? इक्वल। सर्कल पर कितनी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? तो 2। पैरेलल लाइन कितनी ड्रॉ कर सकते हैं? 2। तो इसका आंसर आपको दिया गया है। और रेडियस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, जो आपको पता है टेंजेंट रेडियस पर क्या होती है बच्चों? परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो ये आपके सब ओटी दी गई हैं, आप चाहो तो इनको पढ़ सकते हो, मैंने आपको समझा दिया है। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। सेंटर पर एंगल कितने डिग्री का होता है बच्चों? 360 डिग्री का। ये तो आपको पता है ना, सेंटर पर एंगल जो बनता है वो कितने का होता है बच्चों? 360 डिग्री का। इसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 12। इसमें आप चाहो तो फॉर्मूले याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 ओटी आएंगी तो फॉर्मूला बेस्ड आएंगी। फॉर्मूला के लिए आपको सीट मिल जाएगी, आप चाहो तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया 100 रुपीज़ का कोर्स है मात्र। ओके, तो ये आपके ये लिखे हुए हैं सॉल्यूशन, और ये फॉर्मूले याद करनी है आपको। जैसे आपको दिया माइनस सेक्टर में एंगल कितने का है बच्चों? 250 डिग्री का है। तो मेजर का कैसे निकालते हैं? 360 माइनस 250 इक्वल टू 110 करके। ठीक है, बाकी सब आपको दिख रहा है आपको। सेक्टर कैसे बनता है? देखो सेक्टर देख लो, सेक्टर दिखा देता हूँ मैं आपको। 2 रेडियस और करस्पॉन्डिंग आर्क, रेडियस टू रेडियस और करस्पॉन्डिंग आर्क से क्या मिलता है बच्चों? सेक्टर। ये क्या है बच्चों? सेक्टर। ये माइनर वाला है और ये मेजर वाला है। सेगमेंट कैसे बनता है?
कॉर्ड और करस्पॉन्डिंग आर्क, कॉर्ड को ले सकते हैं और करस्पॉन्डिंग आर्क को लेकर क्या बन जाता है, सेगमेंट बन जाता है। ठीक है, बाकी सब डेफिनेशन आपके सामने दिखी हुई है, सॉल्यूशन भी लिखे हुए हैं, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। चैप्टर नंबर 13 में क्या करता है, सिर्फ आपको फॉर्मूले याद करना है, जो अब मैं आपको दे रहा हूँ सिर्फ फॉर्मूले याद कर लो और कुछ भी नहीं करना है, बाकी सब पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको क्यूबवर्ड वाला करने हैं, क्यूब वाले फॉर्मूले याद करने हैं, सिलेंडर भी करना है। ठीक है, ये वाला नहीं करना है आपको, ये बिल्कुल भी मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। कौन की फॉर्मूला याद करनी है, स्लैंट हार्ट का फॉर्मूला याद करना है। आपको पता है बिना फॉर्मूले के चैप्टर नंबर 13 में आप एक भी सवाल कर भी नहीं सकते हो। ओके, आया समझ में? चलिए, तो स्फीयर का करना है और हेमीस्फीयर के करने हैं, बाकी एक भी फॉर्मूले याद बेशक मत करना। चैप्टर नंबर 14 में से सिर्फ एक ओटी आ रही है, तो ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा एक छोटा सा, मतलब मीन का पूछ लेंगे कि मीन का फॉर्मूला लिख के बताओ, या फिर मोड का फॉर्मूला पूछ लेंगे। वैसे भी आपको याद करना ही है सवाल करने के लिए, तो आप याद कर लेना। और मीडियन का पूछेंगे, ये वाला लिखना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा ये ध्यान रखना इसमें बस कि इससे एफ क्या होता है, एल क्या होता है, लोअर लिमिट होती है, एच क्या होता है, क्लास साइज होता है ना। बस ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना अच्छे से, बाकी को कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट ओटी कौन सी है, ये वाली। मोड, मीडियन और मीन में क्या रिलेशन होता है, मोड, मीन, मीडियन, इसको ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, कैसे, क्योंकि -2 मीन यहाँ के कैसे हो जाएगा, प्लस का। इसको 3 तरीके से पूछ सकते हैं वो, 3 तरीके से। इसके बाद ओटी आती है मेन, द कम्युलेटेड फ्रिक्वेंसी ऑफ ए क्लास, ये कई बार पूछी गई है। अर्थमेटिक मीन पूछा जाएगा, तो इन सबको जोड़कर कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, तो सबको जोड़कर 5 का क्या दे देंगे, डिवाइड, ऐसे करना है। ठीक है, एक क्लास मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, जिसकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होती है उस क्लास को क्या कहते हैं बच्चों, मॉडल क्लास। आया समझ में? तो अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। ये लास्ट चैप्टर है, 2 टी आएंगे इसमें से। ये आपको थ्योरी दिख रही है, ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है, ट्रायल की डेफिनेशन, इवेंट की डेफिनेशन, श्योर इवेंट, मेन चीज़ होती है श्योर इवेंट। तो ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1, पॉसिबिलिटी इम्पॉसिबल इवेंट की वो क्या होती है, 0। 15.1 में जो फिल इन द ब्लैंक्स दी गए हैं उनको आप अच्छे से कर लेना, उनमें से ही ओटी मोस्टली आ जाती है किताब में, बुक में जो 15.1 में। अब आप पूरी बात सुन लीजिए, बुक में जितनी भी ओटी दी गई हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं एनसीईआरटी में, वो तो आपको कंप्लीट पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसके बाद पूछी जाती है मोस्ट, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री एक्सपेरिमेंट कितना होता है, एक्सपेरिमेंट 1 होता है। पीई और पीई नॉट कितना होता है बच्चों, 1 होता है। और ई और ई डैश, ई और ई बार, इन दोनों को क्या कहते हैं हम बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक होती है बच्चों, 0 और 1 के बीच में होती है। इसके बाद ये भी ऐसे भी पूछा जा सकता है आपको, तो कितना आंसर आएगा बच्चों, 1। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोबेबिलिटी इवेंट, तो क्या नहीं हो सकती है, 5/6। देखो ये नेगेटिव तो होती नहीं है, 1 से ज़्यादा होती नहीं है। 19/18 भी कितना है, 1 से ज़्यादा, ये आपको कर लेना है। ओके बच्चों, तो कुछ चाहो तो आप ये लिख सकते हो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बच्चों थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। जिन्होंने पूरा एंड तक वीडियो देखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये ओटी कर लेते हो तो पूरा का पूरा पेपर जाएगा। मैथ के इंपोर्टेंट डाल दिए हैं, सब कुछ डाल दिया है। आपको स्टडी मटेरियल परचेज करना है तो सिर्फ 100 रुपीज़ पे करना है, आपको पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ।